दोस्तों दोस्तों ईरान युद्ध से ट्रंप के पांव उखड़ने लग गए हैं। किस तरीके से आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं सैयद आसिफ साहब का। और मिडिल ईस्ट के बहुत खासी जानकारी रखते हैं और कई नई जानकारियां भी हमें देते हैं, और इमाम न्यूज के संस्थापक हैं। और अगर आप लोग सच्चाई, इंसानियत और ईमान की बात पसंद करते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज जिस मसले पर हम इनसे बात करना चाहते हैं वो बहुत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि ट्रंप ने ये कह दिया है कि अब वो 2-3 हफ्तों में बिना अपनी कोई शर्त रखे इस युद्ध को खत्म करके निकल जाएंगे। तो ट्रंप अगर इस युद्ध को छोड़कर निकल भागेंगे तो इजराइल का क्या होगा? क्या ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़ देंगे? तो इजराइल को ईरान से कौन बचाएगा? और दूसरी बात कि ट्रंप इस वॉर को ओपन क्यों छोड़ रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। क्या इसके पीछे ट्रंप की कोई साजिश है, या फिर वो टाइम बाय करना चाहते हैं, या फिर वो अब पैसा कमाना चाहते हैं? तमाम चीजें हैं। सीधे आसिफ साहब के पास चलते हैं बिना देर के। पहला सवाल आसिफ साहब के लिए यही है कि ट्रंप को ये क्यों कहना पड़ गया है कि वो 2-3 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म करके निकलेंगे? आप इसमें क्या देख रहे हैं? प्रज्ञा जी, आज सुबह ही मैं देख रहा था इस जंग की कीमत जो अमेरिका चुका रहा है वो 9.8 लाख इंडियन रुपीस में अगर हम कैलकुलेट करें तो 9.8 लाख पर सेकंड। इसको अगर 60 और फिर 60 से गुणा करें और फिर 12 से करें तो एक दिन का जो खर्च है वो 42 करोड़ आ रहा है। और अगर हम इसे 24 से करें तो ये 42 का 84 करोड़, सॉरी 84 अरब होगा इंडियन रुपीस में। 84 अरब रुपीस पर डे, ये है खर्च। दूसरा, ये नो किंग्स का जो वो हुआ आज एक और खबर आई। ट्रंप की भतीजी ने, मतलब उनकी कांग्रेस, उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के जो एमपीज हैं वो ट्रंप के खिलाफ चले गए हैं। आज फैमिली से भी आया, उनकी भतीजी ने बेहद उनको क्रिटिसाइज किया और उनको कहा कि एआई के बने हुए बहुत से वीडियोस में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो खुद जो भाषा बोल रहे हैं वो कभी ए कहते हैं, कभी बी कहते हैं, कभी सी कहते हैं और कभी डी कहते हैं। वो किसी एक पॉइंट पर रुक कर बात नहीं करते, और ये सब कुछ एक कंफ्यूज माइंड को साबित करता है। ट्रंप एक साथ कई मसलों से उलझे हुए हैं। ट्रंप अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसपे भी परेशान है। डॉलर की जो हालत हो रही है वो भी, अमेरिकन पब्लिक उनके खिलाफ है वो भी, यूरोप उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई उनका साथ नहीं खड़ा हो रहा है। मतलब ये कुछ वैसा है कि बरैया के छत्ते में आपने ढेला मारा और उसके बाद अब कोई आपका सहारा नहीं है। तो ट्रंप ऐसी हालत में है। ट्रंप के किसी बयान को सीरियसली लेके आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, बहरहाल वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें सीरियसली लेना मजबूरी भी है। लेकिन आसिफ साहब, ट्रंप ने जो बात कही है कि वो 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म करके निकलेंगे, इससे शेयर मार्केट को तो कंट्रोल किया जा सकता है, तेल के बढ़ते दामों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इजराइल को कौन बचाएगा और ईरान को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ईरान की तरफ से तो कोई दावा नहीं है। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी शर्तें देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा इजराइल के साथ, मगर एक और सवाल ये भी उठता है कि इजराइल को इस जंग में लाने वाला कहां है? नेतन्याहू कहां है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इजराइल का जो बचा हुआ मामला है, जैसे कल उन्होंने एक वो बिल पास कर दिया अपनी पार्लियामेंट में फांसी का, उसमें उनका स्पीकर जो है वो रो रहे हैं और जो एमपीज हैं वो चीयर कर रहे हैं। तो वहां भी वही चीज है, वहां भी कंफ्यूज है, दो धड़ों में बटे हुए लोग हैं। कुछ लोग हैं जो रो रहे हैं इसके लिए कि जंग खत्म हो, क्योंकि इजराइल की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इजराइल की आर्मी की वो खबर आई। अच्छा, वहां इतना बड़ा सेंसरशिप है कि ये भी नहीं पता चलता है कि कौन सी खबरें जो वहां से आ रही हैं वो जेन्युइन है और कौन सी खबरें फेक है।
ये आया कि इजराइल की आर्मी लड़ने को तैयार नहीं है और वो फोर्स कर रही है कि खत्म करें। ट्रंप के साथ भी ये आया कि ट्रंप का जो जनरल हैं वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट रेडी फॉर सच अ फाइट एंड इट विल नॉट लीड अस एनीवेयर। ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में देखिए, अगर ट्रंप ने अपनी तरफ से जंग बंद कर दी तो क्या इजराइल भी बंद कर देगा, ये एक सवाल है। और फिर उसके बाद क्या ईरान जंग बंद करने पे तैयार है? ईरान ने तो अभी तक यही कर रखा, आज भी ईरान उसी पर है कि आपने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। जी हाँ। ट्रंप ने कहा कि 10 दिन का 5 दिन का सीज फायर है, मगर उस सीज फायर को अमेरिकन ने माना नहीं, ट्रंप ने माना नहीं, लगातार उसको वायलेट करते रहे, ईरान पे मिसाइल दागते रहे। अब अगर ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि हम कल परसों या 2 हफ्ते बाद हम जंग बंद कर देंगे, तो क्या ईरान भी बंद कर देगा और क्या इजराइल भी बंद कर देगा? ये बड़े सवाल है। अमेरिका अच्छा, हो ईरान सकता है की बंद तरफ कर से दे तो ये अपनी तरफ दावा से। है कि चलिए हम युद्ध थोपने वाले देशों में से नहीं है, लेकिन हमारी 5 शर्तें हैं, आप वो 5 शर्तें मान लीजिए, जिसमें यह है कि आप गारंटी दीजिए कि भविष्य में ईरान पर कभी कोई युद्ध नहीं थोपा जाएगा, होर्मुज़ में हम अपने नियम लगाएंगे, हम टैक्सेस लगाएंगे, और वो तमाम चीजें हैं जो ईरान के हित में है, ईरान के लोगों के हक की बात है। तो अमेरिका लेकिन कह रहा है कि हमें कोई डील करने की जरूरत नहीं है, और हमारी कोई, अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं हमारी कोई शर्त मत मानिए, बिना शर्तों के हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे। आपको इसके पीछे क्या ट्रंप की कोई साजिश नजर आ रही है क्या? इससे थोड़ा पीछे चले इस सवाल के जवाब के लिए। जिमी कार्टर का दौर था, जिमी कार्टर जी हाँ। प्रेसिडेंट थे। ईरान ईरान ने उनके कुछ लोगों को बंधक बना दिया, कुछ डिप्लोमेट्स को, बहुत कुछ किया उन्होंने, बड़ी धमकियां दी, बहुत ये किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फाइनली उन्होंने रैंसम पे किया, हालांकि वो रैंसम नहीं था, वो ईरान का अपना पैसा था जो वहां पड़ा हुआ था और उन्होंने फ्रीज कर रखा था, वो उन्होंने रिलीज किया और तब वो बंधक रिलीज हुए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिमी कार्टर का करियर खत्म हो गया। ईरान की शर्तें इतनी सख्त हैं कि ट्रंप अगर उनमें से आधी शर्तें भी मानते हैं तो अगले दिन या उसी दिन ट्रंप को रिजाइन भी करना पड़ेगा या पब्लिक उठा के उनको बाहर फेंक दे। वो कैसे माने? और ईरान नहीं मानेगा अपनी शर्तों के बिना। ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। इससे ट्रंप कैसे बाहर निकलेंगे? ट्रंप तो बहुत दिनों से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मगर अब वो ऐसी जगह आ गए हैं जहां से निकलने का रास्ता उनके पास नहीं है। ईरान उनको दिखाए तो दिखाए। ईरान का एक और चीज मैं यहां कह दूं, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो कुशनर के साथ, ट्रंप के दामाद के साथ, वो कोई बात नहीं करेगा। और यहां तक है कि पाकिस्तान में अगर 6 अप्रैल से अगर ये बात शुरू होगी तो उसमें कुशनर शामिल भी नहीं होंगे। पेंस से वो बात करना चाहते हैं क्योंकि वो एक इलेक्टेड अथॉरिटी है, बहरहाल वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो उनसे, और वो रैशनल आदमी है, अच्छी सोच रखते हैं, ठीक ठाक। तो ईरान इस तरह से अपनी शर्तें मनवा रहा है। ईरान ट्रंप को एक तरह अगर देखा जाए तो ईरान ट्रंप की नाक पकड़ के रगड़ रहा है और वो मजबूर है। तो अब ऐसी मजबूरी में अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा आसिफ साहब, एक चीज देखने को बड़ी मिली जो बड़ी अटपटी लगी, ट्रंप का साथ कई देशों ने देने से मना कर दिया। जैसे नाटो ने साफ तौर पर कह दिया कि हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपका युद्ध थोपा हुआ है, आप देखिए। इसके पहले हम देख रहे हैं कि और भी तमाम देशों ने मना कर दिया। कल खबर आई कि 5 देशों ने मना कर दिया, और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे नहीं। नाटो को साफ तौर पर धमकी दी है कि हम देख लेंगे। अब खबरें ये भी निकल कर के आ रही है कि अमेरिका नाटो से बाहर हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसका क्या असर होगा, जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए जी, देखिए, चाहे नेटो हो, चाहे यूएन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ये जो संस्थाएं हैं ये अमेरिका ने बनाई या बनाने में पहल की, अपने लिए बनाई, और जी उसके बिल्कुल, बाद आज तक अपने वो फायदे के लिए बनाई। इन्हें अपने लिए यूज करता है। अपने वो मैं आपको अगर याद दिलाऊं, वो एक जैसे वो गब्बर सिंह का एक डायलॉग वो शोले का है कि गब्बर के प्रकोप से तुम्हें कौन बचा सकता है, सिर्फ गब्बर। जी हाँ। तो यहां यही था कि हम ये सब बनाएंगे किसके लिए? सिर्फ अपने लिए।
और ये सारी संस्थाएं टूथलेस साबित हुई दुनिया के लिए, दुनिया के मजलूमों के लिए, दुनिया के मजबूरों के लिए, दुनिया के गरीबों के लिए, शोषित लोगों के लिए इन संस्थाओं ने आज तक किया क्या? आप ये देखिए, ये सिर्फ ये बड़े चंद लोगों के हाथ में वीटो पावर के नाम पर कभी कठपुतली बने, कभी इन्होंने आंखें बंद कर ली। ट्रंप का साथ देने से क्यों मना कर दिया? क्यों कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन हम नहीं अपना पास कर सका अमेरिका के खिलाफ। आपको नहीं देंगे। एक कंट्री को आप हर कंट्री की अपनी सोवरेनिटी है, अपनी संप्रभुता है। कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट को पहले देखेगा अमेरिका से पहले। अमेरिका, ट्रंप ने अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं देखा है, ट्रंप ने पर्सनल इंटरेस्ट देखा है। नेतन्याहू ने इजराइल का इंटरेस्ट नहीं सोचा है, अपना सोचा है। यहां पर अगर यूरोप, यहां पर अगर कनाडा, अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर इटली अगर मना कर रहा है तो उसके पीछे रीजन है, बहुत सही कर रहे हैं वो, उनको नहीं करना चाहिए। बल्कि उससे आगे जाके स्पेन जैसी कंट्री तो उन्हें मतलब उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। जी हाँ। मतलब हद हो गई कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में मोइजू ने अमेरिका के खिलाफ उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं वो बड़े कड़े शब्द हैं। मालदीव जैसा छोटा देश वो ऐसा वो कह रहा है, तो ये इंतहा है, ये हद है ट्रंप के नीचे जाने की, ट्रंप के डाउनफॉल की, के माफ कीजिएगा, कि छोटे छोटे देश भी उनके खिलाफ इस तरह की भाषा में बात करने लगे। ये जो गरिमा होती है एक पद की, उस गरिमा को ट्रंप ने मिटा दिया है, खत्म कर दिया। और अगर उनका कोई साथ नहीं दे रहा है तो उन देशों को, उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को बधाई साधुवाद कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक पोल हुआ जिसमें ये पूछा गया कि ट्रंप इस लड़ाई में रहने चाहिए, अमेरिका को इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, तो उसमें 66% अमेरिकन ने ये कहा है कि अमेरिका को इस युद्ध से निकल जाना चाहिए। ये जान करके भी अमेरिका की हार होगी उसके बावजूद वो ये मान रहे हैं अमेरिकन कि ये युद्ध थोपा है अमेरिका ने। और दूसरी तरफ ट्रंप के ऊपर तमाम देशों के भी दबाव पड़ रहे हैं क्योंकि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ट्रंप भयानक फंसे हुए हैं। तो क्या ये कारण है जो ट्रंप को कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं? देखिए, ये भी एक कारण है, ये अकेला कारण नहीं है। आप देखिए, ट्रंप के लिए जो सबसे, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है ट्रंप के लिए, वो है उनकी अपनी पार्टी के लोगों का उनके विरोध में जाना। ये शुरू से ही है, जब जंग शुरू हुई तभी से है। मगर शुरू में क्या था कि ट्रंप की पावर ज्यादा थी, वो उन लोगों को चुप करा दे रहे थे, उनको वो बिठाल दे रहे थे, उनकी आवाज को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कभी वो मीडिया को ब्लेम करते थे और कभी वो कहते थे कि मैं मीडिया का ये कर दूंगा, वो इस तरह की धमकियां देते थे जी। मगर अब बात उससे ज्यादा हो गई है। पहले आवाजें एक दो थी, अब आवाजें ज्यादा हो गई हैं। एक दो आवाजों को दबा देना शायद उनके बस में था, मगर अगर पार्टी का एक पूरा धड़ा अगर उनके खिलाफ जाता है तो ट्रंप उसे कैसे संभालेंगे? नवंबर में इलेक्शन है, उसमें क्या होगा? उसमें एक बड़ा उनका एक मसला है ये। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं और कोई साथ नहीं दे रहा है, ये सबसे बड़ा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मिला के ट्रंप के सामने शायद यही एक रास्ता है कि वो अपनी हार स्वीकार करें और जंग को। तो अगर इजराइल का साथ अमेरिका ने छोड़ दिया, मान लीजिए कि ट्रंप इस युद्ध से निकल जाए, वो कह भी रहे हैं तमाम नाटो देशों को कि आप अपना तेल वेल देखिएगा, हम तो ये 2-3 हफ्ते में निकल लेंगे। तो अगर अमेरिका निकल जाता है आसिफ साहब, तो इजराइल को किस स्थिति में आप देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल तब तक मजबूत दिखता है जब तक अमेरिका उसके पीछे है। अमेरिका का हाथ हटा, इजराइल का क्या होगा? देखिए, इजराइल एक और चीज है, इजराइल को जो सपोर्ट मुस्लिम वर्ल्ड से मिला उसके पीछे भी अमेरिका है। चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे और दूसरे देश हो, जो भी सपोर्ट मुस्लिम वर्ल्ड से इजराइल को मिला थोड़ा बहुत, वो अमेरिका की वजह से मिला और अमेरिका ने उसमें लॉबिंग की
और बहुत ज्यादा अपना पुश जो है वो यूज किया। अगर अमेरिका इस जंग से अलग हो जाता है तो इजराइल के सामने या तो फिर एक ये रास्ता होगा कि वो फौरन वो भी जंग को बंद करें और वो कहें कि ठीक है, हम जो आपकी बातें हैं वो मान लेते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि जो करंट डिस्पोजिशन है पॉलिटिकल, वो इस पर राजी होगा। जायनिस्ट इस पर राजी नहीं होंगे। यहूदियों का जो दूसरा धड़ा है जो रैशनल है वो बिल्कुल राजी होंगे, मगर ये नहीं राजी होंगे। तो अगर ऐसी नौबत आती है, फिर उसके बाद सिर्फ ईरान नहीं है, ये भी याद रखिए, लेबनान है, नसरुल्लाह है, अपना ये हूतीज हैं, ये सब मिलकर इजराइल को ये सब मिलकर अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या ये सब के सब चुप हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए इजराइल के लिए मुसीबत उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी अगर अमेरिका हट जाता है और इजराइल बना रहता है। अच्छा, तो आसिफ साहब, अगर एक कुछ खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के दावे सामने रखकर, इस तरह की बातें सामने रखकर, और अमेरिका अंदर ही अंदर परमाणु हथियार चलाने का प्लान तैयार कर रहा है, तेहरान में परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। ये खबरें तब ज्यादा चर्चित हो गई जब यूएन के एक सेक्रेटरी, एक अधिकारी जिनका नाम मोहम्मद सफा है, उन्होंने ये कहकर रिजाइन दे दिया कि मैं ये खबर लीक कर रहा हूं कि अमेरिका तेहरान में परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, यूएन ये करने जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगी, क्या ऐसा हो सकता है, ये संभव है? देखिए, ये खबर आ रही है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेक्निकल वॉरहेड, जो बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं, छोटे होते हैं, मगर उनका भी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, बुरा होता है। तो ऐसा है कि वो यूज करने की बात चल रही है। देखिए, अगर हम मान लें कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया, इसके रिपरकशंस क्या होंगे? ईरान 9-9.5 करोड़ की 10 करोड़ की आबादी का देश है, बहुत बड़ा देश है और बहुत बहुत जज्बे वाले लोगों का देश है। अगर तेहरान पर, अगर मतलब गॉड फॉरबिड, अगर उन्होंने एक वॉरहेड डाल दिया, नतीजा क्या होगा? 1 लाख लोग मर जाएंगे जी, 2 लाख लोग मर जाएंगे, 9 करोड़ तो नहीं मरेंगे, 10 करोड़ तो नहीं मरेंगे। क्या आपको लगता है वो ईरान जो आज तक इतने के बाद भी आंख में आंख डालकर खड़ा है, लड़ रहा है, क्या उसके 1 लाख 2 लाख लोग मर जाएंगे तो वो चुप होके जमीन पे गिर जाएगा, घुटनों पे आके माफी मांगने लगेगा? क्या दुनिया की किसी भी रैशनल थिंकिंग इंसान को ऐसा लगता है कि ईरान ऐसा कर लेगा, एकदम से ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जापान के साथ जो कुछ हुआ था उस दौरान, जैसे जापान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा था और मरने मारने पर उतारू हो गया था, उसके बाद अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा, मगर यहाँ पर अगर ऐसा, परमाणु हमला 2 बार, भगवान न करे कि ये नौबत आए कभी और ये दिन आए कभी, मगर अगर कभी ऐसा हुआ तो अमेरिका, ये जो 50 साल से, 42 से लेके अब तक का समय है, जो भी 70 साल 60 साल 70 साल 80 साल, अमेरिका आज तक हिरोशिमा का धब्बा अपने माथे से छुड़ा नहीं सका है। वो अमेरिका जो हिरोशिमा का धब्बा अभी तक नहीं छुड़ा सका है, वो तेहरान का धब्बा अपने माथे से कैसे छुड़ाए? बिल्कुल सही बात है। वो दौर अलग था, मीडिया नहीं था, लोगों की आवाज में इतनी ताकत नहीं थी। चाइना साथ देंगे सर, जब अभी लेबनान को गाजा ना बना दिया जाए, इसके लिए कनाडा खड़ा हो रहा है, इसके लिए तमाम और देश खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे। तो अगर परमाणु हमले की बात होगी तो क्या रशिया ईरान के साथ नहीं आएगा, जो कई मदद कर रहा है ईरान की? और क्या चाइना साथ नहीं आएगा, जिसके दावे ये हो रहे हैं कि मदद की जा रही है चाइना की तरफ से? नॉर्थ कोरिया नहीं आएगा क्या? मैं अगला वही मैं कह रहा था, मैं अगला यही कह रहा था प्रज्ञा जी, कि अगर एक वॉरहेड अगर उन्होंने तेहरान पे डाला तो क्या ये संभव नहीं है कि फिर रशिया एक वॉरहेड उसी तरह का यूक्रेन पे डाल दे? जी,
दुनिया को कहां ले जाएंगे आप? क्या अगर चाइना ने अगर कर लिया तो आप क्या करेंगे? दुनिया कहां जाएगी? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ऐसा ट्रंप करेंगे, इतने बर्बाद होने और की स्थिति भगवान में। न करे कि वो दिन आए। जी। मगर अगर वो आया तो ईरान का रिटेलिएशन जो होगा वो भी फिर दुनिया याद रखेगी। देखिए, अच्छा, ईरान का जिस एक तरह चीज का है कॉन्फिडेंस प्रज्ञा ईरान जी, का ये दिखाई दे रहा है, जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं ईरान का, क्या ये संभव है कि कहीं ना कहीं ईरान ने मजबूरी में अपना परमाणु हथियार डेवलप कर लिया हो और वो इसलिए अभी सामने लेकर के नहीं आ रहा हो, क्योंकि परमाणु नहीं, ये नहीं हथियार का मुमकिन। नियम यह है कि आप आत्मरक्षा के लिए ही उसे यूज कर सकते हैं। अगर अमेरिका की तरफ से यह धमकी आती है कि हम आपके ऊपर परमाणु हमला करेंगे, या फिर उनकी तरफ से किया जाता है, तो रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से भी वैसा ही हमला किया जा सके। नहीं, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, मगर ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। ये बिल्कुल तय बात है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है दावा किया कि गया कि ये शहीद, जो अग्रेशन है अमेरिका का, ये मोटिवेट कर सकता है ईरान को न्यूक्लियर बनाने के लिए हथियार। जी वो ठीक है, मगर आयतुल्लाह खामनेई का जो फतवा था न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो के उनके साथ खिलाफ, चला गया, वो वो तो उनके एक साथ गया ऐसा, ना। नहीं अब ठीक है, मगर क्या इतनी जल्दी, क्या 1 महीने के अंदर ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकता है? और वो भी तब जबकि उसका एनरिच यूरेनियम जो है वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। हाँ, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो कि वो वहां पर जो दबा है उसके अलावा भी ईरान के पास एनरिच यूरेनियम हो, तो शायद वो कर सकते हैं, मगर इसकी ये लाइक्लीहुड बहुत कम है। तो देखिए, 99% ये कहा जा सकता है कि ईरान के पास आज की डेट में कोई वॉरहेड नहीं है। हाँ, ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, ईरान डेवलप कर सकता है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ईरान डेवलप करेगा। तो ये एक वो है, मगर अभी मैं ये मानता हूं कि ईरान के पास ये पावर नहीं है। मगर हाँ, अगर वो नहीं है तो उसकी कमी नहीं खलेगी। ईरान के मिसाइल्स इतने हैं कि अगर वो उन मिसाइलों से हमला कर देगा, जो न्यूक्लियर टैक्टिकल वॉरहेड जो काम करेगा और एटॉमिक, उससे ज्यादा तबाही वो अपने मिसाइल्स के जरिए फैला सकते हैं। इसके लिए ईरान कैपेबल। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने समय देखिए, दिया। ईरान ने अभी तक मिसाइल के जितने भी हमले किए हैं, एक चीज मैं ऐड कर दूं प्रज्ञा जी, अभी तक ईरान ने मिसाइल के जितने भी हमले किए हैं, आप ये देख लीजिए कि उसके पीछे एम ईरान का जो रहा है वो डिस्ट्रक्शन नहीं रहा है, वो किल नहीं रहा है, वो वॉर्न रहा है, वो डराना रहा है। तो ईरान थ्रेट के ऊपर ज्यादा चल रहा है। ईरान ये कह रहा है कि देखो, आई नो हाउ टू ब्रेक योर आयरन डोम, I know how to break your THAAD. I know how to destroy your warplane, your ship. मगर ईरान ने ऐसा अभी तक नहीं किया है कि उसने इजराइल का किसी एक मोहल्ले को उड़ा दिया होता, या कुछ ऐसा कर दिया होता कि जहां ज्यादा जान माल की नुकसान हुआ हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तो साहब। ईरान ने अभी तक इस जंग में इंसानियत अभी तक दिखाई है, जी हाँ, और अमेरिका और इजराइल ने हैवानियत। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इस खबर में, इस डिबेट में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।